और मुशायरा सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। 37%, 37.54% के करीब बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। इस मुल्क के अंदर गरीब लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जी। और वो लोग गुर्बत को लेकर, महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन जी पिछले 60 साल के अंदर जी हिंदुस्तानियों का भी रहन सहन, तरीक़ा ज़िंदगी, उसमें इजाफा हुआ है, आमदनी में भी इजाफा हुआ है। मान सकते तो हम आज वहाँ नहीं खड़े जहाँ 60 साल पहले खड़े थे। हम आगे बढ़े हैं। तमाम परेशानियों का मुकाबला करते हुए यहाँ तक आए हैं। मुल्क आगे बढ़ा है, हमारी जीडीपी ग्रोथ लगातार बढ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, महंगाई एक बड़ा मसला है और आज ख़ास तौर से ये मसला एक बड़ा मसला है। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया और बैनुल अक़वामी पस मंज़र में देखेंगे तो अमेरिका के अंदर जी तमाम बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया। जी ओबामा साहब तशरीफ़ लाए थे तो आपने भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैं 50,000 नौकरियां हिंदुस्तान से लेके जा रहा हूँ। जी जी हाँ। तो अमेरिका को भी ज़रूरत पड़ रही है कि 50,000 नौकरियां दी जाएं, वहाँ के लोग जो परेशान हैं उनको उनके हालात ठीक किए जाएं। दुबई जैसा मुल्क जहाँ पे तमाम दुनिया के लोग इन्वेस्ट कर रहे थे जी आज वो कोलैप्स कर गया है। महंगाई ज़रूर बढ़ी है लेकिन फिर भी हमने उसका मुकाबला किया है। और मैं ये अगर कहूँ तो नामुनासिब नहीं होगा कि महंगाई के बढ़ने के बावजूद हमने कोशिश की है कि उसमें जहाँ तक मुमकिन हो ठहराव आए। हिंदुस्तान की जो जीडीपी है और हिंदुस्तान का रेवेन्यू जनरेट जो होता है, फार्मर्स पॉपुलेशन हिंदुस्तान में, बिकॉज हम एक एग्रीकल्चरल नेशन शुरू से माने जाते हैं, 67% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट। 66% पॉपुलेशन फार्मिंग से अपनी रोटी रोज़ी को कमाता है। यहाँ हिंदुस्तान कहीं फेल हुआ है फार्मिंग सेक्टर को सही तरीके से पनपाने में, उसको सपोर्ट करके उसको मॉडर्नाइज करने में। आपको नहीं लगता कि उस वजह से शायद हमारी गरीबी ज़्यादा देर तक चल रही है हमारे साथ? देखिए, जितना ग्रोथ होना चाहिए था जी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, इतना ग्रोथ नहीं हुआ। इस बात से मैं इत्तफाक करूंगा। लेकिन 60 सालों में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आगे बढ़े हैं। हमारे बचपन में हमें याद है कि कहा जाता था कि लाल रंग का गेहूं अमेरिका से आता है, हर तीसरी रोटी बाहर से आती है जो हिंदुस्तानी खाते हैं। आज ऐसा नहीं है। आज हम इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप पैदा करते हैं, अपने आप हमारी जो क्रॉप्स हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, भले ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हुआ हो लेकिन बहरहाल हम इंडिपेंडेंट ज़रूर हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। और यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसान की परेशानी को लेकर पूरी सरकार, तमाम पार्लियामेंट कंसर्न रखता है। कोई पार्लियामेंट का सेशन ऐसा नहीं होता कि जिस सेशन में किसान की परेशानियों पर बहस ना होती हो। और अभी आपने देखा कि 2 साल पहले सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का माफ किया। तो महंगाई को लेके अगर आप बात करेंगे तो ये तमाम फैक्टर हमें गौर करने पड़ेंगे। राशिद अलवी साहब, यहाँ पे यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी के सदारत में एक प्रपोजल बना है फूड सिक्योरिटी का, जिसमें हिंदुस्तानी 75%, वो खुद कहते हैं कि 48% बीपीएल एंड 27% जो है मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और ये फूड सिक्योरिटी 1.2 ट्रिलियन रुपीस का सब्सिडी उनको ग्रेन्स पे मिलता है। इस बात को हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम फिर लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फूड सिक्योरिटी क्या है और उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस, कितना ज़रूरी है हिंदुस्तानियों को, 75% हिंदुस्तानियों को फूड सिक्योरिटी देने की। आप लौट कर आइए।
नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे थे फूड सिक्योरिटी के बारे में। राशिद अल्वी साहब, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, मुल्क के अंदर करीब करीब बजट का 11% सब्सिडी दी जाती है हर साल जी। लेकिन जो बात आपने फरमाई, 37.5% बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं जी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 77% ऐसे लोग हैं देश के अंदर जिनकी आमदनी 20 रुपए रोज से ज्यादा नहीं है और 90% लोग इस देश के अंदर ऐसे हैं जिनकी आमदनी 85 रुपीज से ज्यादा नहीं, 85 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो अगर देखा जाए तो हमारा देश गरीबों का देश है। 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो खाने के लिए, एक वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ऐसे मुल्क के अंदर अगर सरकार का ये फैसला है कि फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए तो ये एक बड़ा कदम है और इसका यकीनन हमें इस्तकबाल करना चाहिए। और अभी सोनिया गांधी जी ने ये फैसला किया है, सरकार से उन्होंने कहा है कि इस कानून को बनाया जाए जल्द अज जल्द और देश के 85-90% लोगों को खाने की सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा कदम हो। ये क्यों होता है कि 60-65 साल के दौर में हमने उन लोगों को, वो गरीबों को ऐसा बनाने में नाकामयाब रह गए कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके? सब्सिडी देना बहुत अच्छी चीज़ है, एक फिराक दिली है गवर्नमेंट की। आप टैक्स पेयर से आप पैसे को गरीबों में बांटते हैं, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। लेकिन बारहा ये काम हो और उसको सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया जाए, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी मुल्क के लिए वो एक आइडियल सिचुएशन है कि पूरे देश के लोग अपने पांव के ऊपर खड़े हों, किसी सब्सिडी की जरूरत ना पड़े। आज आप देखिए कि फूड सब्सिडी अलहदा दी जाती है, पेट्रोल सब्सिडी अलहदा दी जाती है, डीजल सब्सिडी, मिट्टी के तेल की सब्सिडी, कुकिंग गैस की सब्सिडी, ये सारी सब्सिडीज देते हैं। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो आइडियल सिचुएशन होगी जब हर आदमी इंडिपेंडेंट हो। जिस चीज़ की कीमत 100 रुपए है तो वो 100 रुपए अदा करके वो चीज़ खरीदे। नरेगा गवर्नमेंट की एक बड़ी स्कीम है जो बात आप फरमा रहे हैं उसी सिमत सरकार का एक बड़ा कदम है कि बजाय सब्सिडी देने के, बजाय उनको पैसा देने के, उनको काम दिया जाए। तो जो बात आपने फरमाई उसी तरफ सरकार का एक कदम है कि अपने पांव पे खड़ा हुआ जाए। अगर आप अपने पांव पे नहीं खड़े तो सरकार ये जिम्मेदारी ले रही है कि हम आपको काम देंगे, हम पूरे 1 साल नहीं दे सकते तो हम आपको 105 दिन काम देंगे। तो ये उसी सिमत एक बहुत कंस्ट्रक्टिव कदम है और उसी सिमत हम आगे बढ़ रहे हैं। आप क्योंकि पॉलिटिशियन हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करते हैं, आपको सारी हुकूमत की परेशानियां और हुकूमत को कहाँ तकलीफ आती है वो भी आप जानते हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर पिलफरेज नहीं है, स्कैम्स नहीं है, जहाँ पे जो पैसा ख़जाने से तो निकलता है लेकिन सही मुस्तहक तक पहुँच रहा है? ये आप कहेंगे कि पहुँच रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार इस देश का एक बड़ा मसला है, बेईमानी एक बड़ा मसला है और ये हर लेवल पे है। लेकिन ये सिर्फ अकेले सरकार नहीं लड़ सकती है, इसको हमें सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। अब 2 बातें आपने जो फरमाई, एक तो महंगाई के बारे में आपने कहा और दूसरा आपने कहा कि ये पीडीएस जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। मैं आपसे अर्ज करूं, सेंटर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी अनाज इकट्ठा करने की और स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचाने की। सिर्फ 2 जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है कि वो अनाज को इकट्ठा करेगी, खरीदेगी और खरीदने के बाद हर सूबे का एक कोटा है जो मशवरा करके स्टेट के साथ तय होता है और वो अनाज, चाहे वो चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चीनी हो, वो सूबे को पहुंचाएगी। सूबे की जिम्मेदारी क्या है? सूबे की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट करना है बिलो पॉवर्टी लाइन, उनकी फहरिस्त तैयार करेगी। उनके जो हुक्काम हैं वो जाएंगे आवाम के बीच, जाके तैयार करेंगे। इसके अंदर बेईमानी होती है, जो गरीब हैं वो रह जाते हैं, जो दूसरे लोग हैं वो आ जाते हैं
उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी हाँ। प्रदेश सरकार की है कि मरकजी हुकूमत से उस अनाज को उठाए, जी जितना अनाज उसके हिस्से का है, ताकि वो लोगों के अंदर बांट सके। सूबाई हुकूमतें वो पूरा अनाज नहीं उठा पाती हैं जो बांटना है। अब वो आप अनाज नहीं उठा पाएंगे तो आम आदमी तक पहुंचेगा कैसे? यहाँ दूसरी गलती हो जाती है या कमी हो जाती है। तीसरी जिम्मेदारी सूबाई सरकार की है कि दुकानों तक अनाज पहुंचा के आम आदमी तक, जो इसका डिजर्व करता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन आदमी है, उसको वो नाच दे। वहां पे बेईमानी होती है। आपने जैसे फरमाया कि सारी दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में ये सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। मैं राशिद अलवी साहब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। नाजरीन, हम ये दिलचस्प मोड़ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप लौट कर आइए। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं राशिद अलवी साहब से। राशिद साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले इंसेंटिव्स की बात कर रहे थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि फार्मर को इंकरेज क्यों नहीं किया जा सकता है? जिस तरीके से हम पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पे हिंदुस्तान में एयरपोर्ट्स बन सकती हैं, हाईवेज बन सकती हैं, कई और प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, कई कॉर्पोरेट्स आके उसको यूटिलाइज करते हैं। क्यों हम जो ज़मीन गवर्नमेंट ने अलॉट किया है गरीबों को, उस ज़मीन में ऐसे लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है जिससे कि वो फार्मिंग भी करें और हमारी जीडीपी एग्रीकल्चर में बढ़ाएं और वो फार्मर को अपना पार्टनर बनाकर रखें? देखिए, दो बातें अलहदा होंगी। एक तो जो बंजर ज़मीन है जी, अगर आप ये कहें कि बंजर ज़मीन, बड़ी ज़मीन को और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर सरकार उसे फर्टाइल करे और उसके अंदर पैदावार हो, तो ये बात की जा सकती है, इस पे गौर किया जा सकता है। लेकिन जो ज़मीनें गरीब आदमी को, लैंडलेस लोगों को दी जा रही हैं, वहाँ पे सरकार का कंसेप्ट होता है कि जिस आदमी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, 1 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, उसे अगर थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए तो वो उसमें पैदावार करके अपने बच्चों का पेट पाल सकता है। तो दोनों, ये बहुत ज़रूरी है कि लैंडलेस लोगों को सरकार पूरी तवज्जो दे, और तवज्जो दे रही है। लेकिन साथ साथ जो बात आप फरमा रहे हैं कि बंजर ज़मीनों के अंदर अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हम कुछ कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हम आज ग्लोबल इकोनॉमी है जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इतना बड़ा पोटेंशियल है। इंडिया, जो पंडित नेहरू के टाइम से माना जाता है कि भाई एग्रीकल्चरल नेशन, और ये वो देश है जहाँ पे जो है एग्रीकल्चर ही से सारा सिस्टम चलता था। क्यों हम इस पे ज़रा गौर करने की जरूरत, गवर्नमेंट का क्या इस पर वो है कि व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट विल? बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो बात, यकीनन ये देश किसानों का देश है, मजदूरों का देश है, मजदूरों की बड़ी तादाद खेत से ही जुड़ी हुई है, तो ये यकीनन एग्रीकल्चर कंट्री है। और यहाँ पे अगर बंजर ज़मीनों को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर फर्टाइल किया जाए और वहाँ पे ज़्यादा पैदावार की जाए तो ये एक बड़ा कदम होगा। लेकिन 60 साल के अंदर किसी भी सरकार के पास कोई ऐसा जादू का डंडा नहीं होता है कि एक ही दिन के अंदर सारे काम कर दिए जाए। जितनी ज़मीन फर्टाइल 1947 को थी, आज उससे कम से कम 150 गुना ज़्यादा आज ज़मीन फर्टाइल है। हमारे पास खेतों तक पानी पहुंचाने का जो तरीक़ा है, जो इरिगेशन है, जो सन 47 में था, आज उससे कई गुना ज़्यादा हम आगे पहुंचे हैं। हमारी रफ्तार कम हो सकती है, हल्की हो सकती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट ने जिस ज़मीनों को दी है उनके खुद के लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आदमी जिसके पास ज़मीन है, उसके पास वो वसाइल नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सीड नहीं है, वो हालात नहीं है जिससे कि वो मेहनत कर सके और उपजाऊ बना सके। इस बात से आप एग्री नहीं करेंगे? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, इस देश के अंदर छोटा किसान ज़्यादा है। जो बात आप फरमा रहे हैं वो बड़े किसानों के लिए तो ठीक है, बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, बड़े मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं वो चाहिए। लेकिन जो आदमी 2 बीघे का, 1 एकड़ का काश्तकार है, 1 एकड़ का ज़मींदार है, वो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। वो तो जो हालात हैं और जो कुछ उसे मैसर है उसी में
कोशिश करेगा, उसी में काविश करेगा। अब अगर उसकी पैदावार कम हो रही है, वो पानी नहीं खरीद सकता, वो खेत को ठीक तरीके से जोत नहीं सकता है, पैदावार कम होती है, तो सरकार ये तो नहीं कर सकती कि उसकी ज़मीन किसी दूसरे के हवाले कर दी जाए, गरीब आदमी की ज़मीन लेके। लेकिन जो बड़े काश्तकार, जी हाँ, उनके लिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करनी चाहिए। अगर बाहर से टेक्नोलॉजी मंगानी है तो उसे मंगाना चाहिए और ग्रोथ बढ़नी चाहिए। मैं तो इत्तेफाक कर रहा हूँ आपसे कि एग्रीकल्चर में जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी, हाँ, इतनी ग्रोथ नहीं हुई है। जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, देश और तेजी से आगे बढ़ेगा। राशिद साहब, सारा मुद्दा वही है। हमारी सारी डिस्कशन में हम यही एक पॉइंट पे कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की सब्सिडी जो दे रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सब्सिडी को देने के बजाय अगर उतना ही, फॉर एग्जांपल अगर 1.2 ट्रिलियन है तो एक 0.6 ट्रिलियन उसको डेवलप करने में और उसको एजुकेट करने में, उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने में लगाए तो कितना अच्छा होगा। सरकार डीजल की थोड़ी सी कीमत बढ़ाती है जी, पेट्रोल की थोड़ी सी कीमत बढ़ाती है, शोर मच जाता है, हंगामा हो जाता है। ये उसी तरफ एक कदम है जो बात आप फरमा रहे हैं। जी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमत बढ़ेगी। जी, अब सरकार के पास दो ही रास्ते हैं, या तो सब्सिडी बहुत ज्यादा बढ़ा दे, सब्सिडीज बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। मुल्क की कहावत है कि जितनी चादर हो इतने पांव फैलाने चाहिए। सरकार की चादर बड़ी है, लेकिन उसकी भी एक हद है। अब यह मुमकिन नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ती चली जाएं और आप सब्सिडी बढ़ाते चले जाएं। आज आप देखिए लीबिया में क्या हो रहा है, जी हाँ, यमन में क्या हो रहा है, हाँ, बहरीन में क्या हो रहा है, ये जितने ममालिक हैं, सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, यही वो ममालिक हैं जहां क्रूड ऑयल पैदा होता है। हम करीब करीब 71% और अब तो शायद उससे भी ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ 29%, 28% हम पैदा कर पाते, तो बाहर से ज्यादा कीमत में हम खरीदेंगे। तो दो ही रास्ते हैं, या तो सब्सिडी दें और या फिर अगर उसी कीमत पे हम पब्लिक को देंगे तो अपोजिशन जिंदा नहीं रहने देगा। सरकार अगर थोड़ा बहुत कीमत बढ़ाती है तो वो इसीलिए बढ़ाती है, उसी रास्ते पर चलती है जिस रास्ते पर चलने का आप मशवरा दे रहे हैं कि सब्सिडी घटाई जाए, देश को अपने पांव पे खड़ा किया जाए, तो आइडियल सिचुएशन होगी जिस दिन ऐसा हो जाए। आप मुझे बताइए कि जो हिंदुस्तानी आज परेशान हैं महंगाई से, और जो लोग सब्सिडी ले रहे हैं, ये लोग जो सब्सिडी ले रहे हैं वो 75%, 47%, 27%, जो कुछ हम कह रहे हैं, ये फिगर्स सही होंगे? आपको लगता है कि ये फिगर्स जो दिए जा रहे हैं कि 75% लोग को फूड सिक्योरिटी चाहिए, क्या ये फिगर्स सही माना जाएगा? देखिए, इस बहस में बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता हूँ, 75% हो, 80% हो, लेकिन जो लोग, जिन लोगों को सब्सिडी की ज़रूरत है, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, सरकार उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। अभी मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ और हमने फाइनेंस कमेटी के अंदर ये रेजोल्यूशन पास किया है कि हमने तो एक कदम और आगे बढ़ के कहा है। हमने तो कहा है कि फूड सिक्योरिटी हर हिंदुस्तानी को दे दी जाए, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, कि वो बड़ा पैसे वाला है। चूंकि बड़ा पैसे वाला तो जाता ही नहीं है दुकान पे खरीदने के लिए, तो दुकान पे वही जाएगा जो गरीब आदमी है, जिसको ज़रूरत है, वही क्यू में लगकर उसको खरीदेगा। तो ये अगर होता है तो सरकार का एक बहुत बड़ा कदम होगा। यकीनन ये, इसके लिए सरकार को बहुत पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक दिन इंशाल्लाह वो इस देश के अंदर ज़रूर आएगा जब सब्सिडी ख़त्म होगी, देश अपने पाँव पे खड़ा होगा और हम फ़ख्र के साथ कह सकेंगे कि अब हमारे देश के अंदर कोई गरीब आदमी नहीं रहता। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि पंडित नेहरू कहते थे कि गरीबी को हटाना है देश से, इंदिरा गांधी भी यही कहते थे, राजीव गांधी मरहूम वो भी यही कहते थे, मनमोहन सिंह साहब भी यही कहते हैं कि गरीबी को हटाना है। ये 65 साल हो गए राशिद भाई,
तो अगर इसकी रफ्तार तेज़ नहीं होगी तो ये बहुत मायूब बात है कि अगर ये सिस्टम चलता रहेगा तो कब गरीबी ख़त्म होगी कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में, मुल्कों की ज़िंदगी में 60-65 साल कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं होता है। खुशी इस बात की है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, सही सिमत आगे बढ़ रहे हैं। रफ्तार तेज़ होनी चाहिए, इसकी कोशिश हमें सबको मिलकर करनी चाहिए और इंशाल्लाह हमारी रफ्तार तेज़ होगी। बेशक। बहुत शुक्रिया राशिद अलवी साहब, हम फिर दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। नाजरीन बहुत शुक्रिया, हम अगले एपिसोड में राशिद अलवी साहब के साथ बात करेंगे। खुदा हाफिज, जय हिंद। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम